आज डेस्क पर लौटते ही कंप्यूटर पर एक ईमेल आया। खोलते ही खून जैसी लाल हेडलाइन दिखी। वर्कप्लेस बैटल रॉयल में स्वागत है, नियम न मानने पर सजा मिलेगी। ईमेल में अजीब नियमों की लंबी लिस्ट थी। नियम 1, बिना ठोस वजह डेस्क न छोड़े। नियम 2, बॉस के सामने लेबर लॉ न लाए। नियम 3, टॉयलेट में 5 मिनट से ज्यादा न रुके। नियम 4, पीछे खड़े बॉस से बचें, वो कभी भी पीठ में छुरा घूम सकते हैं। नियम 5, बॉस और एचआर की बात न टालें। नियम 6, जो भी एचआर के साथ अकेले ऑफिस में बात करने जाएगा वो बिना दिमाग वाली कठपुतली बन जाएगा। नियम 7, 35 साल से ज्यादा उम्र की निचली स्तर की कठपुतलियों को परेशान न करें, वे कभी भी खुद को उड़ा सकते हैं। नियम 8 ए, परफॉर्मेंस वाली कठपुतलियां बॉस की खास होती है, वे आपको नियम तोड़ने के लिए उकसाएंगी। नियम 9 सी, परफॉर्मेंस वाली कठपुतलियां फटने की कगार पर है, लेकिन आप उनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। नियम 10, नियम तोड़ने वालों को बॉस की जगह एचआर सजा देगा। नियम 11, कंपनी में इंसानों और कठपुतलियों के अलावा भूत भी है, आज काम खत्म होने से पहले भूत को जरूर ढूंढ लें, वरना भूत सबको मार डालेगा। भेजने वाला कोई गुमनाम व्यक्ति था और ये ईमेल कंपनी के सभी परमानेंट एम्प्लॉइज को भेजा गया था। ये क्या बकवास है, फालतू का ड्रामा, कितना अजीब है। मुझे लगा शायद कोई फिशिंग ईमेल होगा। मैं उस अजीब से ईमेल को देख रहा था और उसे बंद करने के लिए माउस हिलाया। कंप्यूटर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बार बार माउस क्लिक किया, यहाँ तक कि जबरदस्ती रिस्टार्ट करने के लिए पावर बटन भी दबाए रखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन उस डरावने लाल रंग के टेक्स्ट पर ही अटक गई थी। आसपास से सहकर्मियों की शिकायतें सुनाई देने लगी। किसने भेजा है ये, कितना बोरिंग है, क्या हो रहा है ये तो डरावना लग रहा है। पीपीटी आदि बनी है, सेव भी नहीं हुई, ईमेल बंद नहीं हो रहा, क्या करूं। मैंने नजरें घुमाकर आसपास देखा तो पाया कि ज्यादातर सहकर्मी चुपचाप बिना हिले डुले कंप्यूटर को घूर रहे थे। वे एक अजीब सी अकड़ी हुई मुद्रा में झुके हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे सिर्फ खाल में लिपटे जिंदा मुर्दे हों। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। ईमेल का वो कठपुतली शब्द अचानक मेरे दिमाग में कौन था। सामने वाली डेस्क पर बैठे सहकर्मी ने मेज थपथपाई और खड़ा हो गया। किसने ये घटिया मजाक वाला ईमेल भेजा है, ओवर टाइम करके पागल हो गया है क्या। मैं छत पर ताजी हवा लेने जा रहा हूँ। वो घनी डेस्क के बीच से गुजरा। उस वक्त ऑफिस में सन्नाटा था, सबने जैसे अपनी सांसें रोक ली थी। टक टक। गलियारे में एचआर हेड की हाई हील्स की आवाज गूंजी। वो थोड़ा झुककर गर्दन टेढ़ी करके आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे की वो प्रोफेशनल नकली मुस्कान इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी और उसकी आंखें सीधे उस सहकर्मी पर टिकी थीं जो गलियारे तक पहुंच चुका था। अचानक वो हाथ पैर के अजीब और बेमेल तालमेल के साथ दौड़ने लगी। नहीं, क्या तुम लोग सच में एक ईमेल से डर गए? जम जाओ। उसकी आवाज का आखिरी हिस्सा एक दर्दनाक चीख में बदल गया। एचआर हेड उसके सामने पहुंच चुकी थी और उसने मेज पर रखी बॉल पॉइंट पेन को झटके से उसकी आंख में घोंप दिया। खून के फव्वारे छूट पड़े। सहकर्मी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और कराहते हुए कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पल भर में पूरे ऑफिस में सहकर्मियों की चीखें गूंजने लगी। मैं अपनी डेस्क पर जम गया था, पीठ पसीने से तरबतर थी और दिल की धड़कनें कनपटी पर हथौड़े की तरह बज रही थी। कुछ सहकर्मी तुरंत खड़े हुए और बिना सोचे समझे बाहर की तरफ भागे। वे गलियारे में पहुंचे जहां अभी अभी कत्ल करने वाली एचआर हेड उन्हें बिना हिले डुले घूर रही थी। उसका शरीर किसी कठपुतली की तरह अकड़ा हुआ था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। ये गलियारा कंपनी के मेन गेट तक जाने का इकलौता रास्ता था। वे डरते कांपते हुए एचआर हेड और जमीन पर पड़े सहकर्मी के पास से निकलने की कोशिश करने लगे। एचआर हेड अचानक हिली। उसने स्टेपलर उठाया और सबसे पीछे भाग रहे सहकर्मी के सिर पर जोर से दे मारा। स्टेपलर और सिर के टकराने की एक भारी आवाज आई और सहकर्मी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एक बार, दो बार, तीन बार। जल्द ही जमीन पर पड़े उस शख्स की आवाज बंद हो गई। वो बिल्कुल शांत हो गया। आगे भाग रहे कुछ सहकर्मियों ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सामने से कंपनी के कुछ और एचआर हाथ में तेज चाकू लिए दौड़ते हुए आए। वे भी अपनी हेड की तरह ही थोड़ा झुके हुए थे और उनके चेहरों पर वही डरावनी मुस्कान थी। एक ही पल में मांस में चाकू घोंपने की डरावनी आवाजें और दर्दनाक चीखें पूरे ऑफिस में गूंज उठी। मैंने अपनी सांसें रोक ली, कांपते हाथों से डेस्क पर रखा फोन उठाया और उसे डेस्क के नीचे छिपाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश की। पर अजीब बात यह थी कि फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। कई बार कोशिश की पर कोई कॉल नहीं लगी। कंपनी के ऑफिस कंप्यूटरों पर इंटरनेट एक्सेस बंद था। ईमेल और मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ इंटरनल इस्तेमाल के लिए थे। इसका मतलब था कि अब मैं पिंजरे में बंद चूहे जैसा था। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी निराशा दौड़ गई। अचानक एक बड़ा हाथ मेरे बाएं कंधे पर पड़ा। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। मैंने आंखें फाड़कर कांपते हुए गर्दन घुमाकर देखा। बगल वाली डेस्क पर बैठा लीजे मुझे डरी हुई नजरों से देख रहा था और धीरे से बोला, कोई भाई, एचआर ने खून कर दिया है, जल्दी पुलिस को फोन करो। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाएं तरफ एक इंटर्न बैठा है जिसे आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। रुको। मैंने उसे देखा और मेरा पूरा शरीर फिर से अकड़ गया। नियम 1 कहता है कि काम के दौरान डेस्क नहीं छोड़नी है। नियम 10 कहता है कि एचआर नियम तोड़ने वालों को सजा देगा। अब एचआर सच में लोगों को मार रहा है और वो उन्हीं को मार रहा है जिन्होंने अपनी डेस्क छोड़ी है। इसका मतलब है कि ये सारे नियम सच है, तो आखिरी नियम भी सच होगा। कंपनी में इंसानों के अलावा कठपुतलियां और भूत भी हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाएं तरफ बैठा ये लीचे इंसान है या नहीं? मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और सावधानी से आसपास देखने लगा। तिरछी तरफ वाली डेस्क पर लू यान बैठी थी, जिसके साथ मेरा सबसे ज्यादा काम रहता है। हम एक आईटी कंपनी है, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट टीम में हैं। वो प्रोजेक्ट मैनेजर है और मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। इस वक्त वो अपने फोन पर पागलों की तरह कुछ कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, शायद वो भी पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही थी। मेरी नजर पड़ते ही उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक दिलासा देने वाला भाव था। उसके अलावा कुछ और सहकर्मी अपनी डेस्क पर दुबके हुए थे, बुरी तरह डरे हुए। अजीब बात यह थी कि बाकी ज्यादातर सहकर्मी बिना किसी भाव के अपना काम किए जा रहे थे, जैसे अभी अभी हुए उस खूनी मंजर से उनका कोई लेना देना ही ना हो। वे अपनी खाली आंखों से कंप्यूटर को घूर रहे थे। उनके हाथ लगातार कीबोर्ड पर चल रहे थे, जैसे वे बिना आत्मा वाली कठपुतली आई हों। मेरे दिमाग में फिर से वही शब्द आया, कठपुतली। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वे अकड़े हुए सहकर्मी ही नियमों में बताए गए कठपुतलियां आई हैं। कठपुतलियों को पहचानना आसान है, पर भूत का क्या भूत का कोई शारीरिक रूप है? क्या ये मुमकिन है कि भूत मेरे पास बैठा लीजिए या लू या नहीं हो? ये सोचते ही मैं अनजाने में कांप उठा। धड़ाम। बगल के मीटिंग रूम का दरवाजा लात से खुला और एक सहकर्मी बाहर निकला। वो बाल नोचते हुए पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, सी है, सी है। मैंने लीडर की उम्मीदें तोड़ दी। मैं अपनी गलती नहीं मान पाया। मैं मरने के लायक हूँ। मैं बेकार हूँ। मुझे नियम 6 याद आया और सब समझ आ गया। जो भी एचआर के साथ अकेले बात करने जाएगा वो कठपुतली बन जाएगा। एचआर सबको बुलाकर साल भर की परफॉर्मेंस के नाम पर उनका वजूद छीन रहा है, उन्हें ऑफिस में भटकती कठपुतलियों में बदल रहा है।
हुई भाई, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? उश मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, तुम पुलिस को फोन करने की कोशिश करो। लीजे की घबराहट देखकर मैं होश में आया। वो बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। साफ दिख रहा था कि वो इस खौफनाक मंजर से बुरी तरह डर गया है। लीजे अभी कुछ ही दिन पहले इंटर्न के तौर पर आया है। उसे कोई बोनस नहीं मिलना, इसलिए वो पक्का कोई कठपुतली नहीं है। और जिस तरह वो डरा हुआ है, उसे देखकर नहीं लगता कि वो भूत है जो आखिर में सबको मार देगा। मैंने अपनी सावधानी थोड़ी कम की और उसे डेस्क के नीचे अपना फोन दिखाया और धीरे से कहा, मेरे में भी सिग्नल नहीं है। लीजे की आंखों में डर और बढ़ गया। ये एचआर अचानक लोगों को क्यों मारने लगा? हुई भाई, क्या हम यहाँ मारे जाएंगे? उसे अचानक कुछ याद आया और वो रोते हुए बोला, मैंने सुना है कंपनी छंटनी कर रही है और छंटनी का तरीका सीधा कत्ल करना है। क्या ये इतना भयानक है? मुझसे उसकी बकवास और नहीं सुनी गई। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया, क्या तुम्हें कोई ईमेल मिला? वो हैरान रह गया, कैसा ईमेल? जाहिर है वो ईमेल सिर्फ पक्के कर्मचारियों के ग्रुप में भेजा गया था। वो इंटर्न है, इसलिए उसे नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब है कि उसे नियम मानने की जरूरत नहीं है? हुई भाई, नीचे की कांपती आवाज ने मेरी सोच तोड़ दी। वो टकटकी लगाए मीटिंग रूम की तरफ देख रहा था। मैंने भी उधर देखा तो पाया कि मीटिंग रूम से निकला एचआर सीधा मेरी डेस्क की तरफ आ रहा है। सत्यानाश, वो मुझसे परफॉर्मेंस की बात करने आ रहा है। नियम 5, बॉस और एचआर की बात कभी मत काटो। अगर एचआर ने कुछ कहा तो मुझे उसके साथ मीटिंग रूम जाना ही होगा और परफॉर्मेंस की बात होते ही मैं कठपुतली बन जाऊंगा। अगर बचना है तो उसके बोलने से पहले यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ऐसा करने से नियम एक टूट जाएगा। बिना किसी ठोस वजह के काम के वक्त अपनी डेस्क नहीं छोड़नी है। एचआर करीब आता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी धुंधली आंखें मुझ पर टिकी थी। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे और माथे पर पसीना आने लगा। उस दम घूंटू डर के बीच अचानक कंप्यूटर चालू होने की आवाज आई। कंप्यूटर। मैं झटके से होश में आया और देखा कि कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है और उस अजीब ईमेल पर अटका भी नहीं है। मैंने जल्दी से घड़ी देखी, 2:29 हो रहे थे। मैंने फुर्ती से उंगलियां चलाई और 2 था से 3:30 बजे की एक मीटिंग इनवाइट ईमेल भेज दी। नियम कहता है कि बिना ठोस वजह के डेस्क नहीं छोड़ दे सकते और प्रोजेक्ट मीटिंग से बड़ी वजह क्या होगी? घबराहट में मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने पास आते एचआर को देखा। लीजे को ईमेल में जोड़ा और सेंड कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पर सेंड सक्सेसफुल आया, एचआर मेरे बगल में खड़ी रहा था। उसका शरीर अकद्दा हुआ था, गर्दन अजीब तरह से मुद्दी थी और उसका चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब था। उसकी ठंडी सांसें मुझे महसूस हो रही थी। चेन हुई। मैं झटके से खड्डा हुआ और उसे टोकते हुए बोला, मेरी 2:30 बजे मीटिंग है, मुझे देर हो रही है, माफ करना। एचआर की वो डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। मैंने लीजे को इशारा करने के लिए लात मारी, अपना लैपटॉप उठाया और मीटिंग रूम की तरफ भागा। गलियारे से गुजरते वक्त एचआर हेड वहां गर्दन टेढ़ी किए खड़ी रह रहा था। बिना हिले डुले मुझे घूर रहा था। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कदम लटक गए पर गहरी सांस लेकर मैं उसके पास से निकल गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, उसने कुछ नहीं किया। मैं अपनी डेस्क से बच निकला, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही मेरे कदम रुक गए। मेरी कलाई पर किसी की ठंडी पकड़ महसूस हुई। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तिरछी नजर से देखा कि एक बड़े हाथ ने मेरी कलाई पकड़ रखी है। मैंने सांस रोककर धीरे से पीछे मुड़ कर देखा तो लीजे अपनी मासूम आंखों से मुझे देख रहा था। हुई भाई, बचाने के लिए शुक्रिया। अब हम क्या करें? मैं अचानक झुंझला गया और दबी आवाज में बोला, हमेशा ऐसे अचानक मत आया करो, मेरा दिल कमजोर है। मैंने जो मीटिंग रूम चुना है वो कंपनी के मेन गेट के पास है, देखते हैं वहां से निकल सकते हैं क्या। उसने सिर हिलाया, हाथ छोड़ा और मेरे साथ चल दिया। हम दोनों दबे पांव मेन गेट की तरफ बढ़े। हर कदम पर डर लग रहा था, सांस भी संभल कर ले रहे थे। जब गेट पास आ गया तो मैंने धीरे से पूछा, वैसे लीजिए तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? कहीं तुम भूत तो नहीं हो? हुई भाई, आप भी क्या सोच रहे हैं? मैं बचपन से ही बीमार रहता हूँ, बस शरीर थोड़ा कमजोर है। लीजे ने माथे पर बल डाले। लाइट में उसका चेहरा एकदम सफेद दिख रहा था। पहले लगता था कि वो बस दुबला पतला है, पर अब शक होने पर उसका चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था। खैर, अभी इतना सोचने का वक्त नहीं था, बस बाहर निकलना था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। मेन गेट सामने दिखने लगा, पर तभी मेरी रीछ में एक सिहरन दौड़ गई। गेट पर मोटी मोटी जंजीरें और ताले लटके थे और दोनों तरफ हाथ में चाकू लिए 2 एचआर खड़े थे। निराशा की एक लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। मैं वहीं जम गया। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लीजे, मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे अचानक मत डराया करो। मैं अपना आपा खो बैठा और चिल्लाते हुए लीजे की तरफ मुद्दा, पर वो तो मासूमियत से हाथ फैलाए खड़ा था और खौफ से मेरे पीछे देख रहा था। तभी मेरे बॉस मिस्टर शी की वो अजीब सी आवाज आई और खून की एक गंदी बदबू मेरी नाक में घुसी। चैन हुई। मैंने हाजिरी रिकॉर्ड देखा है, तुम कल लेट आए थे। मेरे रोंगटे खद्दे हो गए। नियम 4, अपने पीछे खड़े दिए बॉस से सावधान रहो, वो कभी भी पीठ में छुरा घूम सकता है, उसे अपने पीछे मत रहने दो। मैं झटके से मुद्दा। मिस्टर शी की खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। उनके चेहरे पर खून था, पर कोई जख्म नहीं। वो उनका खून नहीं था। मैंने उनके हाथ में पकड़ा चाकू देखा जो खून से सना था। माफ करना सर, उस दिन कुछ निजी काम था, बस 2 मिनट की देरी हुई थी। मिस्टर शी ने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया। उनके चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थी और वो एक डरावनी हंसी हंसे। एक कर्मचारी का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नाखून मांस में गड्ढे गए। उस दर्द से मैं खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। अगर भाग नहीं सकते तो होश में रहकर ही इस खूनी खेल से बचा जा सकता है। ईमानदारी। मिस्टर शी ने मुझे बीच में ही काट दिया। आज्ञा मानना, सिर्फ आज्ञा मानना। उस डॉक्यूमेंट पर पूरे प्रोजेक्ट ग्रुप में सिर्फ तुमने साइन नहीं किया है। तुम मेरे बारे में कह रहे हो? उनकी खाली आंखें फैल गई और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो झटके से मेरे पीछे आए और जोर से चिल्लाए, तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दूं? मेरा दिल धक से रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो चमकता हुआ चाकू मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा। तभी एक जोरदार आवाज हुई। मैंने राहत की सांस ली और देखा कि मिस्टर शी जमीन पर बेहोश पड़ गई है और पास ही लुयान हाथ में कंप्यूटर मॉनिटर लिए खड़ी है। मेरे दिमाग में नियम 7 आया, 35 साल से ऊपर के छोटे कर्मचारियों से पंगा मत लो, वो कभी भी फट सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, प्रोजेक्ट मैनेजर लुयान अभी 35 की हुई है। उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने मॉनिटर फेंका और मिस्टर शी का चाकू उठा लिया। मैं सावधानी से 2 कदम पीछे हट गया। लुयान सीधी खड़ी हुई और मुझे देखा। उनका गुस्सा शांत हो गया और वो पहले की तरह ही नरमी से बोली, चेन हुई, तुम ठीक तो हो? उनकी आंखों में चमक देखकर मेरी घबराहट कम हुई। अब तक मैंने देखा था कि कठपुतलियों की आंखें खाली होती हैं, पर लुयान की आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। मतलब उनका अभी तक परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं हुआ था। मैं ठीक हूँ, लगता है ये कठपुतलियां भी इंसान ही है, इन्हें भी चोट लगती है। क्या इसका मतलब है कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं?
लुयान ने सिर हिलाया। वे बहुत ज्यादा है, जोखिम लेना ठीक नहीं, नियम मानकर कितना ही बेहतर है। सोफे डिस्प्ले शीशों पर मारा, फिर जमीन पर पड़े उसे हिकारत से देख बोला, ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। वो मुझे शुरू से ही खटकता था। पीठ पीछे छोरा घोंपने और चापलूसी के सिवा उसे आता ही क्या है। तुम उसे गलत समझ रहे हो। उसे दरवाजे पर खड़े होकर लोगों को पकड़ना भी आता है। मैंने भी मजाक में साथ दिया। लुयान के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद मैं जानता था कि वो कितना भरोसेमंद और जिम्मेदार है, और ये भी कि वो सो कॉल्ड मिडिल मैनेजर शीजोंग कितना घटिया इंसान है। सच तो ये है कि हर प्रोजेक्ट के सही से लॉन्च होने में सबसे बड़ा खतरा कोई बग नहीं बल्कि शीजोंग ही था। हुई के एक घबराई हुई आवाज आई और लीचे अचानक कहीं से आ गया। उसने मेरे कंधे पकड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। हुई के, आप ठीक तो हैं? शुक्र है चोट नहीं लगी। मैं तो डर ही गया था। अबे ओ, जब वो शी मुझ पर हमला कर रहा था तब तू कहाँ गायब था? कि तुम तो खरगोश से भी कहीं ज्यादा तेज भागे। लीजे ने अपना मासूम चेहरा बनाकर कहा, तुम्हें तो पता ही है मैं बहुत डरपोक हूँ और मेरा दिमाग भी थोड़ा धीमा चलता है। मैंने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। तभी लुयान के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। मैं जरा वॉशरूम हो आता हूँ। लुयान तेजी से मुड़कर वहां से चला गया। इतनी जल्दी? हॉरर फिल्मों के मेरे अनुभव से मुझे पता था कि साथ रहने में ही हमारी सुरक्षा है। लुयान को जाते देख मेरी नजर दूर खड़ी एचआर पर पड़ी, जो अपने अकड़े हुए पैरों से मेरी तरफ दौड़ने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा, याद रखना मीटिंग रूम में जरूर आना और ईमेल चेक कर लेना। फिर मैंने ना समझ ली, जे को खींचा और तेजी से मीटिंग रूम की तरफ भागा। मीटिंग रूम खचाखच भरा था। जब मीटिंग का इनवाइट भेजा था तब समय कम था, तो मैंने बिना सोचे समझे पूरे प्रोजेक्ट ग्रुप को ही इनवाइट कर दिया था। अच्छी खबर ये थी कि प्रोजेक्ट के बाकी मेंबर्स आ चुके थे। बुरी खबर ये कि मेरे और लीजे के अलावा वहां मौजूद हर कोई एक कठपुतली था। मैंने तिरछी नजर से मीटिंग रूम के दरवाजे पर मंडराती एचआर को देखा। बाहर एचआर का सामना करने से बेहतर था कि मीटिंग रूम में ही दुबके रहे। बॉस शीजोंग के अलावा मुझे कोई और कठपुतली हमलावर नहीं दिखा। मैंने लीजे को कोने में बिठाया। कठपुतलियों से भरे कमरे को देख मेरा माथा पसीने से तर था। 2 मिनट में कांटों पर रहा। अचानक पट्ट की आवाज आई। लाओ। लिन ने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ है? मीटिंग शुरू होगी या नहीं? उसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखें बाहर को निकल रही थी। लाओ। लिन मेहनती था और हमेशा सीधी बात करता था। जहां तक मुझे पता है लीडर्स उसे पसंद नहीं करते। इस साल उसकी रेटिंग सी ही रहेगी। नियम 9, सी रेटिंग वाली कठपुतलियां फटने को होती है। मैंने देखा मीटिंग रूम में हथियार नहीं था, पर ये कुर्सियां भी जान लेने को काफी थी। मैंने घबराकर थूक निकला और मुस्कुराते हुए उसे शांत किया। लुयान वॉशरूम गया है, अभी आता होगा। मेरे पास इंतजार का वक्त नहीं, मुझ पर प्रोजेक्ट्स का बोझ है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं ओवर टाइम से फटने वाला हूँ? उसकी आवाज और तेज हो गई। कंपनी को लगता है मैं बूढ़ा और बेकार हूँ। रोज रात 10 बजे तक काम करना, क्या ओवर टाइम नहीं? क्या ये काफी नहीं? मैं भी एक इंसान हूँ, कोई ऐसी बैटरी नहीं जिसे इस्तेमाल करने के बाद यूं ही फेंक दिया जाए। और ये पीयूए मैं कोई ऐसा कचरा नहीं हूँ जो इस पर्यावरण को गंदा कर रहा है। और बढ़ाते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखें खून जैसी सूजकर लाल हो गई। मैं अनजाने में ही थोड़ा पीछे हटा और अपने लैपटॉप को ढाल बनाकर सीने से कसकर लगा लिया। रुको, लाओ ले। तभी मुझे याद आया, वो तो यहाँ 10-15 सालों से है, यानी उसकी उम्र 35 से ऊपर की है। वो मुझ पर हमला नहीं कर रहा था, वो तो बस। मैंने चौंक कर उसे देखा और पाया कि उसका पूरा शरीर किसी को पारे की तरह फूलने लगा है। उसका चेहरा, गर्दन और शरीर सब एक हो गए थे और वो एक बड़े लाल मांस के गोले जैसा दिखने लगा था। 35 साल का होने में क्या बुराई है? क्या 35 साल के लोगों को जीने का हक नहीं है? वो अचानक शांत हो गया। उसकी सूनी आंखों में मायूसी छा गई और उसने बुदबुदाते हुए अपनी आखिरी बात कही। धड़ाम लीचे मेरे आगे आकर खड़ा हो गया और लाओ लिन के शरीर के चित्रे उस पर जा गिरे। लाओ लिन सचमुच फट गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, सांसें तेज हो गईं और दिमाग सुन्न पड़ गया। जमीन और मेज पर हर तरफ खून के लोथड़े बिखरे थे। हवा में खून की इतनी तेज गंध थी कि मुझे उल्टी आने लगी। लीचे के मजबूत हाथों ने मेरे कांपते हाथों को दबाया। मैंने अपनी चीख दबाई और उसकी नजर का पीछा किया। मीटिंग रूम की कठपुतलियां बेरुखी से देख रही थी। कुछ तो अपनी लाल जबान से अपने होंठों पर लगा खून चाट रही थी। अगर जिंदा रहना है तो इस वक्त खुद को टूटने नहीं देना है। दरवाजे पर खड़ी एचआर को जाते देख मैंने एक गहरी सांस ली, अपने जी मिचलाने को कंट्रोल किया और किसी तरह आवाज निकाली। इस मीटिंग का मकसद प्रोजेक्ट शेड्यूल पर बात करना है। आप लोग शुरू कीजिए, मैं वॉशरूम जाकर लुयान को बुला लाता हूँ। फिर मैंने लीचे का कुर्ता खींचा और धीरे से फुसफुसाया, यहीं चुपचाप बैठे रहना जब तक मैं वापस ना जाऊं। और मैं कमरे से बाहर निकल गया। एचआर से बचने के लिए मैं तेजी से वॉशरूम की तरफ भागा। लुयान, लुयान, मैंने बाहर से आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। अगर लुयान वॉशरूम में नहीं है तो वो मीटिंग रूम में क्यों नहीं आया? वो इतना संभल कर चलने वाला इंसान है तो बिना किसी वजह के इतने खतरे में अकेले क्यों घूमेगा? जब तक कि मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे जोर की पेशाब लगी। वॉशरूम को लेकर सिर्फ एक ही नियम था, 5 मिनट से ज्यादा अंदर नहीं रुकना है। अगर मैं समय पर बाहर आ गया तो वॉशरूम सुरक्षित होना चाहिए। मैंने अपने फोन में 300 सेकंड का टाइमर लगाया और अंदर चला गया। कंपनी का वॉशरूम कॉमन था और हर केबिन में अलग सेंसर लाइट थी। मैं सीधे आखिरी वाले केबिन की तरफ गया जहाँ अंधेरा था, पर दरवाजा धक्का देने पर भी नहीं खुला। अंदर कोई था पर सेंसर लाइट बंद थी। क्या अंदर कोई एचआर या कठपुतली छिपी है जो मौका मिलते ही बाहर निकलकर हमला कर देगी? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने डरते डरते नीचे झुककर दरवाजे के नीचे से देखा पर कोई पैर नजर नहीं आए। चलो शुक्र है, शायद दरवाजा ही खराब होगा। मैंने राहत की सांस ली और बगल वाला दरवाजा खोला। शटर। दरवाजा खुलते ही एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। एचआर आउटसोर्सिंग की हिशुए केबिन में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखों में दहशत थी, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। आह, हुई गए, आप हैं। मैं तो डर ही गई थी। अभी बाकी एचआर अचानक सबको मारने लगे। मुझे लगा शायद वो आ गए। मैं अपने धड़कते दिल को थामे उसे देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। अरे तुम खुद भी तो एचआर ही हो ना? डर तो मेरी जान का निकल गया था। खैर, उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो हमला करेगी, पर वो बाकी एचआर जैसी क्यों नहीं थी? तभी मेरे दिमाग की बत्ती चली। वो आउटसोर्स कर्मचारी है, लीचे की तरह। वो भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। क्या तुम्हें ऑफिस बैटल रॉयल के नियमों वाला ईमेल मिला? मैंने पूछा।
जवाब कैसा ईमेल? मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो बात साफ थी, ईमेल सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों को ही मिला था। तुम यहाँ कब से छिपी हो? करीब आधे घंटे से। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। जिन्हें ईमेल नहीं मिला उन पर नियम लागू नहीं होते, यानी वो और लीजिए नियमों से आजाद है। और बेवकूफ मैं बन गया। अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने हेशुए को दरवाजे की तरफ धकेला। अरे हुई के, मुझे बाहर मत निकालिए, मुझे डर लग रहा है। सॉरी, बस अभी आया, 10 सेकंड। मैंने जल्दी से काम निपटाया और दरवाजा खोला तो बाहर एक और इंसान खड़ा था। मैं ठिठक गया और पूछा, लुयान तुम कहाँ गायब थे? मुझे ढूंढा क्यों नहीं? लुयान मुस्कुराई। मुझे कोई रिप्लाई ईमेल नहीं मिला। उसे देखते ही मुझे अपनापन महसूस हुआ। चारों तरफ कठपुतलियां थी। लीजे और हेशुए नियमों से बंधे नहीं थे। अब लुयान ही मेरी इकलौती हमसफर थी। मैंने उन दोनों को केबिन में खींच लिया, दरवाजा बंद किया और फोन देखा। उलटी गिनती में 3 मिनट से भी कम समय बचा था। समय कम था, इसलिए मैंने सीधे मुद्दे की बात की। हाथ पर हाथ धरे बैठना कोई हल नहीं है। भले ही हम शाम 6 बजे तक टिक जाए, फिर भी भूत सबको मार डालेगा। उन लोगों को भी जिन्हें नियम वाला ईमेल नहीं मिला। हेशुए डर के मारे सिसकने लगी। यहाँ भूत भी है, अब क्या करें क्या करें? कोई भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। हेशुए हमेशा से डरपोक रही है। ऑफिस में दबी दबी रहती है, हमेशा धीरे बोलती है। यहाँ तक कि बॉस या सहकर्मियों के परेशान करने पर भी उसने कभी पलटवार नहीं किया। मैं उसे दिलासा देते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगा। मुझे पता है कि बॉस के केबिन में एक लैंडलाइन फोन है, शायद उससे हम बाहर पुलिस को फोन कर सके। लुयान ने गंभीरता से कहा, अभी इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोशिश करके देखते हैं। पर एक दिक्कत है, बॉस ने कहा था कि बिना काम के उसे केबिन में परेशान न करें। नियमों के हिसाब से हम बॉस की बात नहीं टाल सकते। हमें उसके केबिन में जाने के लिए कोई ठोस बहाना ढूंढना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, हेशुए ने दबे स्वर में कहा। मैं और लुयान ने उसे देखा। उसने झिझकते हुए कहा, मैं अटेंडेंस देखती हूँ, तुम दोनों एक एक बार लेट आए हो। बॉस को देरी नापसंद है। मैं मीटिंग फिक्स कर तुम्हें माफी मांगने ले जाऊंगी। मैंने थम्स अप दिया। ठीक है, सीट पर जाकर इनवाइट भेजो। कठपुतलियों से बचकर रहना। 10 मिनट में सीढ़ियों पर मिलते हैं। समझ गई? परफॉर्मेंस सी वालों से बचूंगी। सीट पर जाने का मतलब था परफॉर्मेंस पर पकड़े जाना, इसलिए हम मीटिंग रूम में ही रुके। लीजिए वही था। उलटी गिनती के आखिरी पलों में हम वॉशरूम से निकले और मीटिंग रूम गए। मेरी नजर कोने में दुबके लीजे पर पड़ी। मीटिंग रूम तहस नहस था। चारों तरफ नफरत थी। सिगरेट की कठपुतलियां पागलों की तरह चीजें तोड़ रही थीं। वे दर्द से बेखबर चिल्ला रहे थे। हाथ चेहरे खून से लथपथ थे। मीटिंग मीटिंग कभी ना खत्म होने वाली मीटिंग। वीकली डेली रिपोर्ट केपीआई मैं नहीं लिख सकता। एक कठपुतली की नजर लीजे पर पड़ी। उसने लैपटॉप उठाया और खूंखार होकर उस पर झपटा। अबे तेरे सिर पर इतने बाल कैसे? तू प्रोग्रामर नहीं लगता। घबराहट में चिल्लाया। शांत हो जाओ, प्रोजेक्ट शेड्यूल पर बात करते हैं। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सब कठपुतलियां मुझे घूरने लगी। पसीना पोंछते हुए कहा, अंदाजे से 900 हॉन्शोक शिफ्ट में भी प्रोजेक्ट लाइव होने में 2 महीने लगेंगे। चेन हुई। लीडर 2 हफ्ते में लाइव चाहता है। उसकी बात पत्थर की लकीर है। आवाज की दिशा में देखा, वो चापलूस जाओ गुओ था। मानना पड़ेगा, कठपुतली बनने के बाद भी वो लीडर के तलवे चाटना नहीं भूला। लुयान ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, इतने जटिल फीचर्स के लिए डेवलपमेंट में ही 2 हफ्ते से ज्यादा लगेंगे। टेस्टिंग और लाइव की तो बात ही छोड़ो। इसी पक्का? उसने खींचकर पूछा। चेहरा गंभीर था। नहीं कर पाओगी? मैं सकपका गई। देखा, एचआर हेड मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर खूंखार मुस्कान थी। जाओगुओ की चापलूसी से साफ था, उसकी रेटिंग ए ही होगी। नियम 8 के हिसाब से परफॉर्मेंस ए वाली कठपुतलियां बॉस की खास चमची होती है। वे तुम्हें नियम तोड़ने के लिए उकसाएंगी। और नियम 5 कहता है कि बॉस की बात कभी मत काटो। जाओगो ने बॉस की बात दोहराई थी। अगर हम मना करते तो इसका मतलब होता नियम 5 तोड़ देना। साफ था कि वो मुझे और लुयान को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम हाँ कह देते तो बाहर खद्दी एचआर हेड पक्का अंदर आकर हमारा काम तमाम कर देती। लुयान कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक लिया और खुद बोल पद्दा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लीडर हमेशा सही होते हैं। जाओगो ने सिर हिलाया और एचआर हेड भी चली गई। तभी लैपटॉप पर ईमेल की आवाज आई। हेशुए ने मीटिंग इनवाइट भेज दिया था। वो मीटिंग खत्म हुई, मैं मिनट्स भेज दूंगा, मैंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा और लीचे को लेकर बाहर निकल गया। लुयान भी हमारे पीछे आ गई। ऑफिस एरिया में मीटिंग रूम से भी ज्यादा खून खराबा था। पागल कठपुतलियां आपस में लड़ी डिडियाच रही थी और खुद को चोट पहुंचा रही थी। लुयान हाथ में चाकू लिए आगे चल रही थी। मैं और लीचे उसके पीछे थे। हम दीवार से सककर दबे पांव चल रहे थे। जमीन पर सहकर्मियों की कटी फटी लाशें बिखरी थी। तभी लीचे की घबराई हुई आवाज आई, हुई भाई अब कहाँ जाना है? बॉस के केबिन में, साथ रहना। ये कठपुतलियां और पागल होती जा रही है, पर ये कठपुतली आखिर है क्या? मैं ठिठक गया। भूल ही गया था कि उसने ईमेल नहीं देखा और उसे नियमों का कुछ पता नहीं है। छोड़ दो इसे, बस चुपचाप चलो और किसी से पंगा मत लेना। ठीक है। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटाक की आवाज आई। नीचे देखा तो लीचे के पैर से लगकर प्लग सॉकेट से बाहर निकल गया था। मेरा दिल बैठ गया। तभी पास से एक चीख सुनाई दी। मेरी पीपीटी पूरे दिन की मेहनत थी, सेव भी नहीं की। कंप्यूटर के पास बैठी कठपुतली खूंखार तरीके से हड्डी हुई। उसका चेहरा खून से लाल था और आंखें गुस्से से बाहर निकल रही थी। वो चिल्लाते हुए हमारी तरफ झपटा। लुयान चिल्लाई, भागो। हम लुयान के पीछे जान बचाकर भागे और वो कठपुतली हमारे पीछे ही थी। मरो, तुम सबको मार डालूंगा। तभी सीढ़ियों का दरवाजा दिखा। लीजे आखिरी था जो अंदर घुसा। मैंने और लुयान ने तुरंत मिलकर दरवाजा बंद कर दिया। धद 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 धद। बाहर से वो कठपुतली दरवाजा पीट रही थी। मैं लद्द खद्दा कर गिरपद्दा। लीजे ने दरवाजे को सहारा दिया और कुंडी लगा दी। वो अब भी बाहर चिल्ला रहा था और दरवाजे पर टक्कर मार रहा था। शुक्र है कुंडी मजबूत थी। हम तीनों हांफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सबकी जान हलक में थी। शुक्र है तुम लोग आ गए, मैं तो अकेले डर के मारे मर ही जाती। पीछे से आई अचानक आवाज ने मुझे डरा दिया। उधर कर देखा तो हेशुए थी। मैंने चैन की सांस ली और लीजे के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश लड़के, आखिरकार काम के वक्त अकल ठिकाने आई। उसने शर्माते हुए हाथ मले। सब हुई भाई की सीख है। हेशुए ने मजाक में पूछा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? बद्दा भाईचारा दिख रहा है। लुयान ने शोर मचाते दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाँ, इस कंपनी में सिर्फ कत्ल की इजाजत है, साथ मिलकर रहने की नहीं। हम चारों हंस पड़े। ऑफिस के इस खौफनाक मंजर में बस यही एक पल था जब हमें थोड़ी राहत मिली। हम चारों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हमारा ऑफिस 12वीं मंजिल पर था और बॉस का केबिन 25वीं पर। बीच में 20वीं मंजिल पर एक छोटी छत थी। मैंने फोन देखा, 4:30 बज रहे थे। नियमों के मुताबिक 6 बजते ही भूत सबको मार देगा। जब भूत का पता नहीं चल रहा तो हमें 6 बजे से पहले बाहर संपर्क करना होगा। शायद तभी कोई उम्मीद बचे। हम जल्दी ही 20वीं मंजिल पर पहुंच गए।
लगातार ओवरटाइम और कसरत न करने की वजह से मैं झुककर हांफने लगा। लुयान आगे चल रही थी, उसके हाथ का चाकू चमक रहा था। मैंने उसे टोका, लुयान यहाँ हम ही लोग हैं, चाकू अंदर रख लो, कहीं गलती से किसी को लग न जाए। हम छत की तरफ भागे। भागते हुए मेरे दिमाग में कल की बातें घूमने लगी। मैं और लुयान लिफ्ट में मिले थे। अरे लाओ, मोबी कभी लेट हो सकता है क्या? लुयान ने शर्माते हुए हाथ में पकड़धा बद्धा केक ऊपर उठाया। रास्ते में केक लेने रुक गई थी। आज मेरा 35वां जन्मदिन है, सबको केक खिलाऊंगी। और तुम क्यों लेट हो गए? मैं रहस्यमय मुस्कान के साथ उसके सामने ग्रीटिंग कार्ड लहराया। कल रात काम में देर हो गई, दुकानें बंद थीं। आज सुबह खास तुम्हारे लिए लाया हूँ शुभकामनाएं। ऑफिस पहुंचते ही मिस्टर शी ने मुझे केबिन में बुलाया। चेन हुई, पूरी टीम ने साइन कर दी, बस तुम बाकी हो। सर, मैं साइन नहीं कर सकता। फाइल में मैनेजर की गलती बताई है, पर सच तो ये है कि बॉस के कहने पर डेवलपमेंट टेस्टिंग का समय कम किया गया था। ये बॉस का फैसला था। लुयान ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है, बाकी टीम का इससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी को लुयान से आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए इस फाइल की जरूरत है। मैंने सिर झुका लिया और चुप रहा। मिस्टर शी की अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। चेन हुई, तुम लगभग 30 के होने वाले हो, तुम्हें पता ही है कि आजकल नौकरी के क्या हालात हैं। इस उम्र में बेरोजगार होना ठीक नहीं होगा। यादें अचानक थम गई। मैंने छत की मुंडेर से नीचे देखा। पहली मंजिल के आंगन में खून से लथपथ लाश देखकर मेरी आंखें फटने लगी। वह एक शव था जिसने वही कपड़े पहने थे जो इस वक्त लुयान ने पहन रखे थे। अरे, तुमने मुझे देख लिया, पीछे से आई आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं पीछे मुड़ा। लुयान का चेहरा उतरा हुआ था और उसने हाथ में चाकू ले रखा था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, वो ठंडी मुस्कान के साथ धीरे धीरे करीब आने लगी। मैंने पीछे छत की ओर देखा। पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। हुई भाई भागो। लीजे अचानक पागलों की तरह लुयान पर झपटा और उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करने लगा। दोनों आपस में भिड़ गए। हिशुए की डरी हुई चीखों के बीच लीजे जल्दी ही कमजोर पड़ने लगा। जैसे ही चाकू लीजे के गले तक पहुंचने वाला था, मैं चिल्लाया, बस बहुत हुआ, जो करना है मेरे साथ करो। लुयान रुकी, खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं एक भूत हूँ, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। छत पर हवा बहुत तेज थी जिससे मेरी आंखें जलने लगी। तुम भूत हो और तुम लुयान भी हो। वही लुयान जिसने अपने जन्मदिन पर पूरी टीम को केक खिलाया था। वही लुयान जिसने अपने साथियों को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी। उसकी आंखों में हिचकिचाहट दिखी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसने मेरे सामने चाकू उठा लिया। हुई भाई, संभल के। लीजे की धाड़ के साथ वो ठंडा चाकू मेरे हाथ पर आकर टिक गया। मैं हैरान होकर अपने हाथ में मौजूद चाकू को देखने लगा और सिर उठाया। लुयान की आंखों का अंधेरा धीरे धीरे छंट गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? जब तुमने कहा कि तुम्हें ईमेल नहीं मिला, तभी मुझे तुम पर शक हो गया था। ईमेल पूरे प्रोजेक्ट ग्रुप को भेजा गया था। तुम्हें नहीं मिला, इसकी एक ही वजह हो सकती है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया और तुम्हारा अकाउंट बंद कर दिया गया। और तुमने नौकरी से निकाले जाने की बात छिपाई और कंपनी में घूमती रही। ये बहुत अजीब था। मैं लाश न मिल पाने की वजह से परेशान था, जब तक कि मुझे झुककर आराम करते समय यह नहीं मिला। मैंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया जिसमें एक मोड़ा तोड़ा ग्रीटिंग कार्ड था। कल आखिरकार मैंने साइन कर दिए थे, लेकिन उस फाइल पर नहीं, बल्कि लुयान के बर्थडे कार्ड पर। कार्ड पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, हमारी प्यारी प्रोजेक्ट मैनेजर लुयान हमेशा ऐसी ही दयालु और उदार बनी रहे, अपनी मासूमियत बनाए रखे, शुभकामनाओं के साथ। चेन हुई। लुयान मुस्कुराई और मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम्हें पता है, पूरी टीम में सिर्फ तुमने साइन नहीं किए थे। कंपनी ने न केवल मुझे बिना किसी मुआवजे के निकाल दिया, बल्कि मुझसे 20 लाख का हर्जाना भी मांगा। बात करते करते उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। माफ करना, मैंने तुम्हें निराश किया ना। मैंने सिर हिलाया और कार्ड उसके हाथ में दे दिया। मेरी बात सुनो, कार्ड की बातों को बदलकर ये कर दो, लुयान अपना ख्याल रखना, खुद के प्रति दयालु रहना और हमेशा खुश रहना। गायब होने के आखिरी पल में लुयान ने मुझे देखकर एक मुस्कान दी। मैं छत पर सुनने खड़ा रहा, चेहरा आंसू और नाक से भरा हुआ था। हुई भाई, अपनी नाक पोंछने के लिए मेरा हाथ ले लो। मैंने लीजे के हाथ पर एक चपत लगाई। अचानक होश में आया और फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की। सिग्नल नहीं था, यानी खेल अभी भी जारी है। हेशुएटर के मारे से सकने लगी। भूत तो मिल गया, फिर भी खेल खत्म क्यों नहीं हुआ? मैंने आह भरी। अब कोई चारा नहीं था, मुझे अपनी पुरानी योजना पर ही चलना होगा। बॉस के केबिन में जाकर लैंडलाइन से पुलिस को फोन करना होगा। बॉस के केबिन पहुंचकर हेशुए ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। क्या बात है? अंदर से बॉस की आवाज आई, जो बहुत ही अजीब लग रही थी। हेशुए ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मिस्टर डांग, इस महीने चेन हुई एक बार लेट आया है। मैंने एक मीटिंग रखी है ताकि वह आपके सामने अपनी गलती मान सके। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। बॉस दरवाजे पर खड़ा था। उसकी धूसर आंखें हमें घूर रही थी। उसने अपने सख्त चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, अंदर आओ। हम तीनों एक साथ दरवाजे पर ही ठिठक गए। बॉस की आंखें भी अचार जैसी ही थीं। वह भी नियमों के वश में था। अंदर आओ। अंदर क्यों नहीं आ रहे? बॉस अपनी मेज की ओर गया और हमें देखने लगा। उसके होंठ गहरे लाल थे। नहीं नहीं, हम यहीं दरवाजे पर खड़े होकर बात कर लेंगे। मैंने जल्दी से मना किया। अगले ही पल टिंग, हमने आवाज की दिशा में देखा। गलियारे के अंत में लिफ्ट का दरवाजा खुला। एचआर हेड लिफ्ट में खड़ी थी। उसकी आंखों में खून की प्यास और उत्साह था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि हमने अभी अभी बॉस की बात टाली थी। खट 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 खट। एचआर हेड अपनी हाई हील्स के साथ धीरे धीरे करीब आने लगी। उसके हाथों से गिरता खून गलियारे में निशान छोड़ रहा था। बॉस सही कह रहे हैं, बॉस की बात में बहुत दम है। हाँ, अंदर चलकर ही बात करते हैं। हम सब एक साथ बोलते हुए कमरे के अंदर चले गए। घबराहट में मैंने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। हम तीनों दरवाजे से सटकर कांप रहे थे। तभी बॉस एक डरावनी मुस्कान लिए हमारी ओर बढ़ा। चैन हुई, सुना है तुम आज लेट आए और फाइल साइन करने से मना कर दिया। अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, लेबर लॉ के मुताबिक कंपनी देरी के लिए कर्मचारियों से जुर्माना नहीं वसूल सकती। नियमों के उल्लंघन पर आपको जुर्माना लौटाना होगा या मुआवजा देना होगा। बॉस ये सुनकर वहीं जम गया। लीजे ने मेरा कोट खींचा। हुई भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या ये बहस करने का सही वक्त है? मुझ पर भरोसा करो, उठो और मुकाबला करो। लीजिए एक पल के लिए ठिठका, फिर अचानक खड़ा हो गया। लेबर लॉ के मुताबिक कर्मचारी का दैनिक कार्य समय 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और औसत साप्ताहिक कार्य समय 44 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। बॉस पागलों की तरह अपना सिर पीटने लगा। उसकी चीखें कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। तुम लोग होते कौन हो?
लेबर लॉ की बात मत करो। बाहर एचआर हेड चिल्ला रहा था और दरवाजा पीट रहा था। हेशवे खड़ी हुई और बॉस पर चिल्लाई, कानूनन सरकारी पदों को छोड़ ढाकर महिलाओं को लिंग के आधार पर नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता, न ही मानक बढ़ाए जा सकते हैं। महिलाओं को पुरुषों के बराबर रोजगार का हक है। बॉस चिल्लाता रहा, उसका शरीर सूजने लगा और चेहरा विकृत हो गया। हेशवे करीब बढ़ी, उसकी आवाज और तेज हो गई। उम्र या लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित है। 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का अनुबंध अनिश्चितकालीन होना चाहिए। एक चीख के बाद बॉस अचानक पागलों की तरह हम पर झपटा और एक दर्दनाक कराह के साथ वह खून के लाल गोले की तरह फट गया। लीजे एक बार फिर सही समय पर मेरे सामने आ गया और उस पर खून जैसा तरल पदार्थ छिड़क गया। इसके तुरंत बाद दरवाजे के बाहर मांस फटने की एक जोरदार आवाज आई। एचआर हेड भी फट गई थी। मैंने एक लंबी राहत की सांस ली, सोफे के पास गया और गंदगी की परवाह किए बिना वहीं ढह गया। लीजे और हेशुए सहमे हुए आए और मेरे अगल बगल बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद लीजे धीरे से बोला, हुई भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि लेबर लॉ उसे खत्म कर देगा? इस वर्क प्लेस में हर कोई नियमों के वश में है। मुझे मिले नियम आम कर्मचारियों के लिए थे, पर एचआर का काम है बॉस का मोहरा बनकर बाकी कर्मचारियों को सजा देना। बॉस का नियम है, वो खुद हाथ गंदे नहीं करता, इसीलिए तुमने एचआर को बाहर रखा और जानबूझकर बॉस के सामने नियम तोड़ दे। जब वो आपक होकर हाथ उठाने ही वाला था, तब उसने और एचआर दोनों ने अपने नियम तोड़ दी। मैंने फोन देखा, 6 बजने में 10 मिनट थे, सब खत्म होने वाला था। हिशुए ने खिलखिलाकर हंसते हुए पूछा, हुई भाई, आज तो ओवरटाइम भी नहीं है, तो फिर काम खत्म होने के बाद हम सब क्या करेंगे? मैंने उसे घूरते हुए अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, मुझे तो कुछ पता नहीं, पर इतना तो पक्का है कि तुम हम सबको मार डालोगी। ये सुनते ही उसकी मुस्कान चेहरे पर जम सी गई। लीजे ने उछलकर मुझे तुरंत पीछे की ओर खींच लिया। हिशुए ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं हुई भाई? मुझे तो आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नियमों में भूत का जिक्र तो था, पर कहीं ये नहीं लिखा था कि वो सिर्फ एक ही है। लुयान के बाथरूम की तरफ भागने से ही मुझे शक हो गया था, और जब लीजे ने उस कठपुतली के बारे में पूछा तो सब कुछ साफ हो गया। तुम्हें नियमों वाला ईमेल नहीं मिला था, फिर जब मैंने तुम्हें कठपुतली बनने को कहा तो तुमने जी शाओसी से बचने की बात कैसे की? इसका मतलब तुम भूत हो और तुम्हें नियम पता है। हिशुए ने पलकें झपकाई और शरारती मुस्कान बिखेरी। मैंने बस अंदाजा लगाया था, जो सही निकला। लुयान का अकाउंट डिलीट हो गया है। हिशुए ठिठक गई। क्या? मैंने सख्ती से कहा। लुयान का अकाउंट डिलीट हो गया है। शक्तियों के इस्तेमाल के वक्त तुम्हें यह पता था, फिर तुमने उसे बेनकाब क्यों नहीं किया? हिशुए खामोश रही। क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो। लुयान का बाथरूम की तरफ भागना भी इसलिए था क्योंकि उसे अपने जैसे किसी के होने का एहसास हो गया था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारी लाश बाथरूम में ही है। हिशुए ने सिर झुकाया और उसकी दर्दनाक हंसी से कमरा गूंज उठा, जिसे सुन सबकी रूह कांप गई। हंसी रुकी, उसने लाल आंखों से देखा। हुई भाई, लगता है मैंने आपको कम आंका था। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वे मुझे गालियां देते, परेशान करते और सारा काम और गलतियों का ठीकरा मुझ पर फोड़ देते। मैंने सब सहा, पागलों की तरह ओवरटाइम किया, वो भी सहा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थी, पक्की होने की उम्मीद में दबी रही, पर आखिर में मुझे क्या मिला? बॉस ने मुझे टिक टिक करता बम कहकर निकाल दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, पर मां नहीं बनी। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने भी क्लाइंट का बहाना बनाकर निकाल दिया। सबसे बुरा ये कि उन्होंने मुझे लुयान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, जिसे उसने खुदकुशी कर ली। लुयान इतनी अच्छी थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? नौकरी छीनी और एक मौत का बोझ भी मुझ पर डाल दिया। क्यों? मैं इंसान हूँ, कुत्ता नहीं। मैं सबको मार डालूंगी। हिशुए गुस्से में चिल्लाई। मैंने शांति से कहा, पागल मत बनो। जो लुयान की मौत से दुखी है, वो किसी की जान कैसे ले सकता है? तुम और लुयान तो जानते ही नहीं कि किसी को चोट कैसे पहुंचाई जाती है। हिशुए सन्न रह गई। उसकी आंखों से खून के आंसू धीरे धीरे टपकने लगे। हिशुए, अभी जब तुम बॉस को करारा जवाब दे रही थी तो तुम बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मुझे देखा, उसके होंठों पर एक मुस्कान आई और एक बार फिर वही शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर थी, पर इस बार वो सच्ची थी। शुक्रिया मुझे खुलकर बोलने का मौका देने के लिए। अगर हम सहकर्मी ना होते तो शायद दोस्त होते। मैं आगे बढ़ा और उसके धीरे धीरे गायब होते शरीर को गले लगा लिया। मेरे आंसू उसके कंधे पर गिर रहे थे। हम तो पहले से ही दोस्त हैं। जिस पल हिशुए पूरी तरह गायब हुई, मेरे फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाते ही डिलीवरी वाले की गुस्से भरी आवाज आई, हेलो, क्या मैं मिस्टर बेचारे मजदूर से बात कर रहा हूँ? आपकी कॉफी आ गई है। भाई, फोन क्यों नहीं लग रहा था? इसे फेंक दो, मैं आज ओवरटाइम नहीं कर रहा। फोन काटने के बाद लीजे ने फटी आंखों से हैरानी में मेरी आस्तीन खींची। हुई भाई, जरा देखो तो। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ साफ सुथरा था। खून के सारे धब्बे एक पल में गायब हो गए थे। बॉस जमीन पर सही सलामत बैठा था, अपना सीना सहलाते हुए तेजी से सांसें ले रहा था और बड़ा बधा रहा था। ये कैसा भयानक सपना था? मैं तो डर ही गया था। वो क्या नाम है तुम्हारा? हुई, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लीजे चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल दिया। हम लिफ्ट से 12वीं मंजिल पर वापस आ गए। ऑफिस में कुछ सहकर्मी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे और इस भयानक सपने के खत्म होने की खुशी मना रहे थे। कुछ सहकर्मी अब भी देर रात तक काम में पूरी तरह जुटे हुए थे, मानो वे चीशियों के हाथों की कोई बेजान कठपुतलियां हों। तूफान में तो हर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा खुद को बेगुनाह ही मानता है, मगर सच तो यह है कि अगर मजबूरी ना हो तो भला कौन तिनका बनकर बिखरना चाहेगा? आखिरकार हर कोई बस अपनी इज्जत और सम्मान के साथ जीने के लिए ही तो नौकरी करना चाहता है। मैंने अपना लैपटॉप खोला और बिना किसी देरी के अपना इस्तीफा ईमेल कर दिया। तभी एचआर हेड चिल्लाते हुए बोला, चेन हुई, क्या ये कंपनी तुम्हारे बाप की जागीर है? इस्तीफा देने के लिए बॉस की मंजूरी लेनी पड़ती है। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप बाथरूम की ओर बढ़ गया और वो पीछे खद्दा बकबक करता ही रहा। बाथरूम के अंदर पहुंचकर मैंने उस बंद दरवाजे को लात मारकर खोला। हिशुए वहां अकेली लड़की हुई थी, बेजान, एक भोली और नेक इंसान। आखिर में सबसे अंधेरे और तंग कोने में अकेली मर गई। मेरे पीछे खद्दा एचआर हेड चीखता हुआ जमीन पर गिर पद्दा और फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसके पास से गुजरा और ठंडे लहजे में कहा, लेबर लॉ कहता है कि इस्तीफा एक सूचना है, इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अपनी छुट्टियों के बाद मैं काम सौंपने वापस आऊंगा। गेट का वो लोहे का ताला कब का गायब हो चुका था। मैं बड़े बड़े कदम भरता हुआ ऑफिस से बाहर निकल आया। नीचे बहुत सारे पुलिस वाले जमा थे और उन्होंने उस जगह को सील कर दिया था जहां लू यान गिरी थी। मैं खामोशी से वहां खद्दा होकर शोक मनाता रहा और फिर कुछ देर बाद वहां से चला गया।
मैं दूर चलता गया और आजाद हवा में सुकून की सांसें लेने लगा। तभी पीछे से अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुद्दा कर नहीं देखा पर मुस्कुरा दिया। लीजिए, मैंने कहा था ना कि मुझे ऐसे अचानक मत डराया करो। लीजिए मेरे सामने आया। उसके चेहरे पर रौनक थी, या यूं कहें कि शर्म की लाली थी। हुई भाई? नहीं। चेन हुई? मैंने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या कल तुम्हारे पास साथ में ड्रिंक करने का समय है? नहीं। ओह, उसने उदास होकर अपनी नजरें झुका ली। मैं हंसा। पर परसों समय है, फोन करना, फिर मिलते हैं। लीजिए के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई और उसने जोर से सिर हिलाया। अगली सुबह मैं जल्दी घर से निकल गया, पर ऑफिस के लिए नहीं। जैसे ही मैं लेबर कोर्ट और पुलिस स्टेशन पहुंचा, मुझे लुयान और ही शुए के चेहरे और उनकी कहीं आखिरी बात याद आ गई। मुझे माफ कर देना, शायद अगर हालात अलग होते तो हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। उस जहरीले वर्क कल्चर ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ियाच कर रख दिया था। फिर भी उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखा। अब वक्त आ गया है कि मैं एक सच्चे दोस्त का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊं। मैं उन जालिमों को यह दिखाऊंगा कि सब कुछ खो देने के बाद भी इंसान फिर से उठ खड़ा होता है और पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है।